नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शनिवार को बीदर जिले का दौरा करेंगे। केंद्र से कोई जवाब नहीं, किसानों को देंगे 2000 रुपए, कर्नाटक सीएम की घोषणा। कर्नाटक में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया, जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया, एफआईआर दर्ज। G20 के बाद अब यह बड़ा कार्यक्रम भारत में हो सकता है आयोजित, पीएम मोदी ने दुबई में रखा प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को सही ठहराया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2 दिसंबर को बीदर जिले का दौरा करेंगे। वह शनिवार सुबह 11 बजे बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से विशेष उड़ान से 12:15 पर बीदर पहुंचेंगे। फिर 12:20 से बीदर एयरबेस से हेलीकॉप्टर द्वारा भालकी के लिए प्रस्थान करेंगे। वह दोपहर 1 बजे BKIT इंजीनियरिंग कॉलेज भालकी में आयोजित डॉक्टर भीमन्ना खंड्रे की जन्म शताब्दी और लोकनायक प्रशस्ति ग्रंथ समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी ने कहा कि वह शाम 4 बजे भालकी हेलीपैड 1 से हेलीकॉप्टर द्वारा बीदर एयरबेस जाएंगे और फिर 4:45 पर बीदर एयरबेस से विशेष उड़ान द्वारा बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्र से कोई फंड नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों को 2000 रुपए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पत्रकारों को इसका खुलासा करते हुए कहा कि यह किसानों को सूखा राहत की पहली किश्त होगी। उन्होंने कहा, केंद्र द्वारा धनराशि जारी करने का कोई संकेत नहीं है और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। कई पत्र लिखने और राज्य के मंत्रियों द्वारा कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बावजूद सूखे से निपटने के लिए धन जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि हमें अब तक केंद्र सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य ने मनरेगा के तहत 150 मानव दिवस की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। राज्य ने 223 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सूखे के कारण 48.19 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए 18,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। एक चौंकाने वाली घटना में कोप्पल जिले के गंगावती शहर में एक 65 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को एक अज्ञात लोगों के समूह ने प्रताड़ित किया। इस संबंध में पीड़ित हुसैन साहब ने 30 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित 25 नवंबर को रात में होसपेट से गंगावती लौटा। वह चाय पीने के बाद ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 लोग उसके पास पहुंचे। उन्होंने पीड़ित से पूछा कि वह कहां जा रहा है और उसे सवारी की पेशकश की। पीड़ित हुसैन साहब ने कहा कि बाइक चलने के बाद दोनों ने हुसैन साहब को पीटना शुरू कर दिया और गाली गलौज भी की। दोनों मुझे पंपानगर इलाके के पास ले गए और मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और मुझे बाइक से धक्का दे दिया। मैंने निवेदन किया कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया और ऐसा करने के बावजूद उन्होंने मुझ पर हमला करना बंद नहीं किया। हमलावरों ने बियर की बोतल तोड़ दी और कांच के टुकड़ों से मेरी दाढ़ी काटने की कोशिश की। जब वे सफल नहीं हुए तो उनमें से एक ने माचिस निकालकर मेरी दाढ़ी जला दी। मुझे लगा कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि दोनों मुझे तब तक पीटते रहे जब तक कुछ चरवाहे मेरी चीख सुनकर जाग नहीं गए और देखने के लिए बाहर नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं। आज COP28 कार्यक्रम में दुनिया भर के बड़े नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में साल 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए इस मंच से मैं 2028 में भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखता हूं। COP28 उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से यह विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की रक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। शुक्रवार के दिन पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार यानी दोनों पक्षों से साथ बैठकर विचार विमर्श करने की भी सलाह दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2021 में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक करने का फैसला किया था। बता दें कि बीएसएफ अधिकारियों और जवानों को सीमावर्ती इलाकों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही करने का प्रावधान है। सरकार के इस फैसले का उस वक्त पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार ने विरोध किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस से जांच का अधिकार नहीं लिया गया है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे वकील शादान फरासत से साथ में बैठकर संयुक्त रूप से उन मुद्दों पर निर्णय करने को कहा जिन पर पीठ को फैसला करना है। महाराष्ट्र भाजपा के नेता नीतीश राणे ने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को डुबाने का काम किया है। इसी वजह से जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाया, न कि पहले भाजपा ने लगाया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सेना में लोगों ने संजय रावत मुक्त यूबीटी का नारा लगाया है। यहां तक कि आदित्य ठाकरे और उनकी नाइट गैंग भी संजय रावत से ऊब चुकी है। उन्होंने कहा, इस देश में जितने अल्पसंख्यक हैं, उन्हें कितना आरक्षण देना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि पाकिस्तान अल्पसंख्यक हिंदुओं को मार दिया जाता है, वहां उनकी एक नहीं सुनी जाती। यहाँ के अल्पसंख्यकों को स्कीम, योजना और आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जब तक हिंदूवादी सरकार है, ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे धर्म के नाम पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जाता, इसलिए उन्हें ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो रास्ते पर आकर दिखाए। उन्हें वापस कैसे भेजना है, ये हमें अच्छे से आता है। नीतीश राणे ने मदरसों को लेकर भी बयान जारी किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 30 नवंबर को वोटिंग की गई, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। इसी बीच एग्जिट पोल में कांग्रेस को तेलंगाना में साफ बढ़त मिलती दिख रही है। बावजूद इसके पार्टी हाईकमान अलर्ट मोड पर है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु या किसी अन्य शहर में भेजने की योजना बना रही है, ताकि विधायकों की खरीद फिरोख्त से बचा जा सके। साल 2014 में तेलंगाना राज्य बनाए जाने के बाद से यहां बीआरएस सत्ता में है। तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी राज्य में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि पार्टी विधायकों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बना रही है और रविवार को नतीजे आने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने इस बाबत कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस 70 सीटों पर जीत दर्ज करने से दूर रह जाती है तो विधायकों को बेंगलुरु या किसी अन्य शहर भेजने का प्रस्ताव है। ऐसे में इन लोगों को यहां किसी होटल या रिजॉर्ट में भी ठहराया जा सकता है। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा के तहत कुल 119 सीटें आती हैं, वहीं सरकार बनाने के लिए 60 सीट चाहिए। कई एग्जिट पोल में यह बताया गया है कि कांग्रेस राज्य में बढ़त में है और राज्य में कांग्रेस सरकार बना सकती है। चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद विधायकों को किसी गुप्त स्थान पर भेजा जा सकता है। खबरों की माने तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
भारत में सर्दियों का मौसम आ गया है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। कोहरे ने भी अपनी चादर फैला दी है। कई इलाकों में दिन में तो हल्की धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते होते ठंड का आतंक बढ़ जाता है। वहीं अब इसके बीच भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने सर्दियों को लेकर भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार इस साल सर्दियों के मुख्य महीने यानी दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ेंगी। अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि आगामी सर्दियों के मौसम दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। सीजन के दौरान मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जहां सामान्य से कम अधिकतम तापमान होने की संभावना है, देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। इसी के साथ मौसम विभाग ने कहा कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम शीतलहर चलने की उम्मीद है। दिसंबर 2023 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जहां सामान्य अधिकतम तापमान होने की संभावना है, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ऊपर रहेगा। ओह माय गॉड। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने पर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस बारे में पार्टी लोगों की राय लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों से इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए 1 से 20 दिसंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राय ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आपको खत्म करने की उम्मीद से केजरीवाल को फर्जी शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कराने की साजिश रची है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लोग आप कार्यकर्ता से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार और विफलता के बारे में पूछे तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप नेता हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए घर घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब वे लोगों के पास जाएं तो उन्हें लोगों के इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए कि पार्टी के नेताओं ने शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, टैंकर घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, स्कूल कक्षा घोटाला कैसे किया। साथ ही उन्होंने नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, अतिथि शिक्षकों, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे संविदा कर्मियों की आजीविका के साथ कैसे खिलवाड़ किया है। केरल के अल्लापुझा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के थलावड़ी में शुक्रवार को 2 बच्चों सहित एक परिवार के 4 सदस्य अपने घर के अंदर मृत पाए गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। मृतकों की पहचान सोनू, सौम्या और उनके 2 बच्चे आदि व आदिल के रूप में हुई है। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पति पत्नी दोनों फांसी के फंदे से लटके मिले और बच्चों को उनके बिस्तर पर चादर से ढका हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सौम्या एक नर्स के रूप में काम करती थी और उसका ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा था। इसी बीच सोनू एक दुर्घटना के बाद रीढ़ की हड्डी की समस्या से पीड़ित था। स्थानीय लोगों ने कहा कि दोनों का इलाज चल रहा था और उनके पास पैसे की कमी थी, इसलिए उन्हें गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। गुरुवार शाम को दंपति ने अपने एक दोस्त को बुलाया था जो सौम्या को खून चढ़ाने के लिए उसके साथ जाता था। उसे शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद आने के लिए कहा था। जब सोनू की मां, जो परिवार के बगल में रहती थी, ने सुबह उनमें से किसी की आवाज नहीं सुनी तो वह घबरा गई और घर में गई और शव पाए।
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक के तुमकुर जिले में भी एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की थी। इजरायल और हमास के बीच 4 दिनों से जारी युद्ध विराम खत्म हो गया है। सीजफायर बंद होते ही इजरायली ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले से कोहराम मचा दिया है। इजरायल की सेना ने शुक्रवार को हमास के साथ युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त होने के बाद गाजा में हमास के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से भीषण हमले किए। इससे गाजा में दोबारा तबाही का तांडव शुरू हो गया। इजरायल ने दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में पर्चे गिराए हैं, जिनमें लोगों से खान यूनिस शहर स्थित घरों को छोड़ने के लिए कहा गया। पर्चों में यह भी कहा गया कि खान यूनिस अब एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। इस दौरान गाजा पट्टी से आ रही तस्वीरों में क्षेत्र के ऊपर घना काला धुआं दिखाई दे रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा की अधिकतर आबादी दक्षिणी गाजा चली गई है और इन लोगों ने खान यूनिस तथा अन्य स्थानों पर शरण ले रखी है। शुक्रवार को इजरायल की ओर से शुरू किए गए हवाई हमलों में खान यूनिस में एक बड़ी इमारत नष्ट हो गई। इसके कुछ ही देर बाद निवासियों को मलबे में जीवित लोगों की तलाश करते हुए देखा गया। एक घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। मुस्लिम देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और इराक जैसे देश पीएम मोदी से दोस्ती के लिए कायल हो चुके हैं। एक अन्य मुस्लिम देश बहरीन भी भारत से दोस्ती का दीवाना हो गया है। बहरीन ऐसा मुस्लिम देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रबल समर्थक है। दुबई में चल रहे जलवायु परिवर्तन कार्यवाही शिखर सम्मेलन में बहरीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को देखा तो गले मिलने से खुद को नहीं रोक पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहरीन के राष्ट्रपति राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से गर्मजोशी से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। बहरीन के महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इन लम्हों की तस्वीरों को शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति राजा हमद ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक बातचीत हुई। यह द्विपक्षीय वार्ता भारत बहरीन के साथ मजबूत और स्थायी संबंधों को बहुत महत्व देती है। पीएम मोदी के इस उद्गार से स्पष्ट है कि भारत और बहरीन के बीच गहरी दोस्ती साझा मूल्यों और सामान्य लक्ष्यों का प्रमाण है, जो दोनों देशों के लिए सहयोग, समृद्धि और उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देती हैं। दोनों देश मिलकर एक दूसरे के सहयोग से अपनी आर्थिक, वैश्विक, अन्य परिस्थितियों को मजबूत बना सकते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री शनिवार को बीदर जिले का दौरा करेंगे। केंद्र से कोई जवाब नहीं, किसानों को देंगे 2000 रुपए, कर्नाटक सीएम की घोषणा। कर्नाटक में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया, जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया, एफआईआर दर्ज। G20 के बाद अब यह बड़ा कार्यक्रम भारत में हो सकता है आयोजित, पीएम मोदी ने दुबई में रखा प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को सही ठहराया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।